नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अलका अमीन है। हम किरण और आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है ख्वाब, रास्ते और मंजिलें। ये हम लोग जब वहाँ पहुँचे हैं तब जो सीनियर्स वहाँ से विदा हुए, ये वो सीनियर्स थे जब जिन्होंने टीवी के आगमन को देखा है। टीवी तब होना शुरू हुआ था, सीरियल बनने शुरू हुए थे। इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात उतने ने बताई हमें। अच्छा, हाँ, कैसे सीरियल बनते थे और कैसे लोग सोचते थे उसके बारे में। मैं बताऊं, हमारे ही समय में टेलीविजन जो है वो अपने पसार रहा था, अपने आप को फैला रहा था और घर घर पहुंच रहा था। लोग बड़े, जबकि थिएटर ही था उन दिनों तो इतना, या तो फिल्म्स थी। टेलीविज़न लोग न्यूज़ के लिए और इन सब चीज़ों के लिए देखा करते थे, लेकिन फिर जब उसका फैलाव इतना होने लगा तो उन दिनों क्या होता था कि उन दिनों जो एनएसडी में जो प्रोड्यूसर्स भी होते थे ना, वो एनएसडी के पास आउट ही होते थे। तो उनके दिमाग में रहता था कि हमें बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स करनी है, बहुत अच्छा काम करना है। उन्होंने एक दूरदर्शन का एक मयार सेट करना शुरू कर दिया था। तो बहुत सारे प्लेस जो थे वो उसको एनएसडी के बहुत पॉपुलर प्लेस, जो बहुत जिनमें बहुत बहुचर्चित जिसको कहा जाए नाटक होते थे, उसको वो टेलीविज़न पे रिकॉर्ड करते थे। तो हालांकि वो फिर उनको भी डिफरेंस पता लगा कि सामने थिएटर देखना और उसको रिकॉर्ड करना, तो वो भी एक तरह से सीख रहे थे कि थिएटर को कैसे रिकॉर्ड करना है, कि वो थिएटर की जो अपनी वो जीवंतता है, उसको जो अपना वो लाइवलीनेस है कि आप सामने से थिएटर, वो जो थर्ड वॉल वाली वो है, वो उसको ना बिगाड़ते हुए उसको हम रिकॉर्ड करें। लेकिन वो जब रिकॉर्ड किया उन्होंने, तो सालों से जो हम थिएटर कर रहे थे, 1 मिनट के अंदर, मतलब 1 दिन के अंदर घरों घरों तक आपका नाम पहुंच गया। तो हमें कहा कि ये तो कोई चमकदार चीज़ है, ये तो कोई जादुई चीज़ है, इससे आप आकर्षित किए हुए बगैर या आप इसको जाने बगैर कैसे रह सकते हो। उसके बाद शायद धारावाहिक, हाँ, धारावाहिक शुरू हुए, सीरियल्स बनने शुरू। हाँ। तो हमने सबसे पहले किया लेक टंडन जी वाला, फिर वही तलाश। तो उसके लिए बुलाया गया। तब तक हमने अपने आप को मन से प्रिपेयर कर लिया था कि थिएटर तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन एक्चुअली थिएटर में भी हम एक्टिंग कर रहे हैं और इसमें भी हम एक्टिंग ही कर रहे हैं। तो वो ज़रा चखना तो शुरू हो जाए, मतलब उसका स्वाद भी चखा जाए क्या है। तो इसलिए फिर हम वहाँ से हम शुरू हुए। हमने उनसे वैसे जब पूछा चैलेंजेस, तो हमें तो दिखते हैं, हमें नजर आता है चैलेंजेस तो रहे होंगे उनकी जिंदगी में, क्योंकि उस टाइम में वो महिला होते हुए थिएटर, फिर पारिवारिक स्थितियों से जहाँ जो सब एक नॉर्मल है। पर कमाल की बात है कि नुतुति को कभी कोई चैलेंज लगा ही नहीं। ये देखने का तरीका है जिंदगी को। हम बड़े ऐसा कहा हमने, ऐसा ऑन रिकॉर्ड। पहली बात तो है कि मुझे कोई चैलेंज फेस नहीं करना पड़ा। लड़की, महिला होने के नाते, लड़की होने के नाते कभी कोई चैलेंज फेस नहीं किया, बिकॉज माय फादर वाज वेरी वेरी फॉरवर्ड लुकिंग। मतलब उनको था कि मैं और मेरी सिस्टर, हम दोनों को शौक था, हालांकि वो किसी और फील्ड में गई। उनका ये था कि भाई शौक मत रखो, इसको सीखो और इसी को प्रोफेशन बनाओ। तो उन्होंने कभी कोई, लड़की होने के नाते उन्होंने कोई चैलेंज हमारे सामने कभी फील ही नहीं किया। हाँ, मतलब घर से, समाज से कोई इस तरह की चीज नहीं, कोई, उन्होंने वो नज़रिया ही हमें दिया कि लड़कियों को आगे बढ़ना है और लड़कियों को पीछे घसीटना नहीं है। और लेकिन थिएटर की दुनिया में तो चैलेंजेस आए होंगे ना, इस प्रोफेशन में चैलेंजेस आए होंगे। मुझे सचमुच में नहीं याद है कि मेरे सामने कभी थिएटर करने का कभी कोई चैलेंज आया हो। कोई नहीं। कभी नहीं। शायद देखो, इसकी वजह ये भी हो सकती है कि जब मैं फाइनली एनएसडी में चली गई, तो एनएसडी की फिर ट्रेनिंग और इसमें हमें लगा कि हम कोई बहुत बड़ा काम सीख रहे हैं और यही हमें करना है। तो कभी भी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि ये प्रोफेशन हमारे लिए नहीं है, क्योंकि म्यूज़िक, डांस, हमारे फादर ने हमें म्यूज़िक भी सिखाया, हमारे फादर ने हमें डांस भी, कथक सिखाया। मैंने 7 साल कथक सीखा है, तो वो भी सिखाया। तो हम कुछ, जो मेरा भाई नहीं कर सकता, जो मेरा भाई कर रहा है वो मैं नहीं कर सकती, ये कभी उन्होंने हमारे दिमाग में डाला ही नहीं। हमारा दिमाग ही सिर्फ
रहा, तो कोई लड़की जब अपनी तकलीफ बताती थी या कोई अपना चैलेंज बताती थी तो मैं उसे हैरान होकर उसकी तरफ देखती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। बट हाँ, आई वॉज अवेयर कि ये प्रॉब्लम होती है कि थिएटर में और इस तरह की विधाओं में लड़कियों का आना। परिवार चलाते हुए बच्चों की तरफ से, पति की तरफ से, ससुराल की तरफ से? नहीं, क्योंकि मेरे पति मेरे जो मुलाकात अपने हस्बैंड से हुई थी वो थिएटर में ही हुई थी, बिकॉज ही ऑल्सो यूज टू डू थिएटर। पर वो एमेचोरिश जो अपनी संस्था बना के अपने पैसे लगा के घड़ी बेच के अपने घर का रेडियो बेच के वो ही किया करते थे, तो वो काफ़ी एमेचोरिश था वो। बट नाटक आषाढ़ का एक दिन और ये जो जितने अपने थिएटर के एपिक्स हैं इन्हीं को किया करते थे। बट देन धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि इसका रुझान बहुत ज़्यादा हो गया एंड शी इज़ वेल ट्रेन्ड एंड ऑल दैट, तो उन्होंने कहा कि भैया अब तुम अपना ये ड्रामा तुम करो, मैं घर का ड्रामा संभालता हूँ। सो ही बिलोंग टू थिएटर, सो ही न्यू कि भाई क्या चैलेंजेस होते हैं, टाइमिंग्स क्या होते हैं। और दूसरी बात है कि लेट्स नॉट फॉरगेट, एंड मुझे ये एक्सेप्ट करने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि घर भी चलता था। रेपेट्री से आपको बंदी बधाई हर महीने तनख्वाह मिल रही है, तो नेचुरली तो वो बहुत से चैलेंजेस तो उससे भी दूर हो जाते ना अपने आप। तो वो सब चल रहा था, तो फिर 12 साल तक हम करते रहे इसी को। अब लेकिन इस बीच हमारा ये ज़रूर हुआ था कि फिर 82-85 से हमारा टेलीविज़न में हमारे कदम पड़ चुके थे और हमें वो मुंह खून लग चुका था और हम उसमें भी करते थे। हालांकि रेपेट्री में रहते हुए बहुत बड़ा चैलेंज होता था कि रेपेट्री से वो छुट्टियां नहीं मिलती थी और कभी छुप छुपा के भी करना पड़ता था, झूठ बोल के। पता नहीं किस किस को बीमार करना पड़ता था किस किस को मारना पड़ता था, मरे हुए लोगों को दोबारा मारना पड़ता था तो वो सब किया। लेकिन हाँ, उस टाइम तक फिर तय हो गया था 92 तक आते आते कि अब मीडिया, फिल्म, टेलीविज़न, सीरियल्स यही करने हैं। और दिल्ली में उन दिनों बहुत काम होता था, तो नेचुरली ये लोग प्रेफर करते थे कि जो NSD के लोग हैं उनको मतलब दे आर टैलेंटेड पीपल। तो खैर, और एक चैलेंज हमने बोला ना, एक तो है क्या? वो है कि लोग काम करने वाले लोग दिल्ली रहते हैं, मुंबई रहते हैं, आप जाके बैंगलोर बैठे हैं, ये भी तो काफी चैलेंजिंग होगा। तो फिर उन्होंने उसके बारे में बताया, हालांकि उनको ये भी चैलेंज नहीं लग रहा ये जो है ना, अब थोड़ा मदर वाला रोल भी निभाना पड़ता है। नहीं, पर ये चैलेंजिंग तो होगा। हाँ, डेफिनेटली। आई नेवर वांटेड टू लीव दिल्ली, क्योंकि दिल्ली कर्म भूमि है, तो कैसे छोड़ के जाओ दिल्ली। लेकिन फिर वो बात हो गई कि बिकॉज माई हस्बैंड पास्ड अवे इन 2000, तो नेचुरली फिर जो है मैं सॉर्ट ऑफ अकेली रह गई, बच्चे बड़े हो गए, शादियाँ हो गई। तो फिर ये हुआ कि अब जब मेरा बेटा जो था वो शिफ्ट हुआ बैंगलोर में फॉर हिज वर्क, तो नेचुरली उसने कहा कि भाई आपका जो जितना प्रोफेशन है, जितना काम है, वो तो आप कहीं से भी बैठ के कर सकते हो। हालांकि इसके बीच में मेरा बॉम्बे का स्टिंट हुआ था, मैं 6-7 महीने के लिए बॉम्बे रही हूँ, वहाँ जाके मैंने काम किया। लेकिन वो जो है ना कि एक सीरियल ख़त्म हुआ, फिर आप ऑडिशनों की लाइन में लगो, फिर आप अपने आप को बताने की कोशिश करो, वो थोड़ा सा मामला मुझे लगता है यंगर एज में फिर भी जो आजकल के बच्चे कर लेते हैं, इवन NSD से निकले हुए भी लोग कर लेते हैं, वो थोड़ा सा हमारे लिए, क्योंकि मतलब एट दी एज ऑफ सॉर्ट ऑफ 40 या 35 to 40 वो थोड़ा सीनियोरिटी आ जाती है, इस तरह की मारामारी नहीं कर सकते आप, है ना। एंड प्लस बाय द टाइम मैं 35 की हुई, 35 से 40 मुझे बहुत से बॉम्बे के लोग जानने लगे थे, तो मुझे कोई स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मुझे खुद ही वहाँ से बुलावा आ जाता था। तो मुझे लगा कि वो तो मैं दिल्ली में भी रह के कर सकती हूँ, तो मैंने अभी 4-5 साल पहले अपने आप को वहाँ बैंगलोर शिफ्ट किया है। और मुझे बैंगलोर से भी वैसे ही काम मिलता है, लोग कास्टिंग डायरेक्टर्स और ये सब लोग मतलब जानते हैं। हमने एक चीज़ उनसे जरूर पूछी, क्योंकि वो सीनियर हैं, हम लोगों की सीनियर हैं, और उनकी ट्रेनिंग अलग तरह की है, उनकी जर्नी अलग तरह की है, तो हमने जरूर जानना चाहा कि नए एक्टर्स जो आ रहे हैं उनके लिए उनकी क्या सलाह है, तो क्या चाहेंगे कि वो क्या करें इम्प्रूव करने के लिए अपने आप को। तो इसके बारे में उन्होंने कुछ टिप्स दिए हैं, वो सुनते हैं। हाँ, सबसे पहले तो दे शुड बी रिसीवर, उनको रिसीव करना आना चाहिए कि जो कुछ भी उनको दिख रहा है या जो कुछ भी सुनाई दे रहा है उनको, या जो कुछ भी अपनी आँख से देख रहे हैं, वो रिसीव करें और उसको ऑब्जॉर्व करें। दे शुड बी लाइक अ स्पॉन्ज, कि ऑब्जॉर्व करो
और फिर वैसे ही हो जाओ। मतलब ना तो वो किसी से घबराए, जैसे आजकल जो है वो बहुत कंपटीशन हो गया है, तो उतना ही भाग दौड़ में लगे हैं, लेकिन ये ऑब्जर्व नहीं करते। नो, यू हैव टू ऑब्जर्व। एंड देन दूसरा ये है कि ये बड़ी अजीब बात है कि एक्टिंग जो है ना, एक्टिंग को लोग समझते हैं कि यार एक्टिंग तो हो ही जाएगी, पर एक्टिंग का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है स्पीच। कैसे बोलना है आपको, और कैसे से ज़्यादा क्या बोलना है वो उस चीज़ पर सबसे कम ध्यान देते हैं कि ये तो हो ही जाएगा, जबकि वी शुड रियली बी वर्किंग ऑन स्पीच अलॉट। और यही, और क्या होता है कि हम काम करते हैं लेकिन हम 10 दिन कर लेते हैं, उसके बाद उसको भूल जाते हैं। फिर वो एक्टिंग के जलवे और एक्टिंग के नखरे और एक्टिंग की जादूगिरी में हम फंसते चले जाते हैं, और उसको हम सबसे ज़्यादा दरकिनार करते हैं। और सबसे पहले जैसे हमें लाइन्स मिलती हैं, हम सबसे पहले सोचते हैं कि इसको कैसे बोलना है, हम उसको कैसे बोलें, जबकि आप तय नहीं करते, वो लाइनें तय करती हैं कि आप उसको क्या बोलना है। तो उसको बिल्कुल ऐसे कोरे कागज़ की तरह हम उसको अप्रोच करो कि पहले सिर्फ उसको समझो कि लिखा क्या है, और उसको बस वैसे ही बोल दो, तो लाइनें ही आपको उस लाइन पर ले जाती है कि आपको क्या बोलना है। हाँ, बिल्कुल, अगर सही ढंग से लाइन लिखी सही, वो आपको गाइड कर देती है। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस से बोलना, और घबराना है तो उसको भी कॉन्फिडेंस से घबराना है। मतलब ये बड़ी अजीब बात है, झूठ बोलना है सच्चाई से झूठ बोलना है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो फिर आप स्क्रिप्ट्स पढ़ें, और पढ़ना का मतलब सिर्फ पढ़ें नहीं, उसको लाउड पढ़ें, ताकि आपको अपनी आवाज़ की आदत हो सुनने की, कि मेरी आवाज़ एग्जैक्टली कैसी है। और हमने उनसे पूछा क्या कि वो स्पेशल एलिमेंट क्या है आपके पास, नूतन सूर्या का वो स्पेशल क्या है? नूतन सूर्या क्यों है, मतलब क्यों ऐसा है? हाँ, अच्छा, तो ओके। उनका जवाब सुनो। मुझे लगता है कि आई एम अ वेरी नाइस पर्सन। अच्छा, इसमें हंसने की क्या बात है? तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले एक्टर को एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है, कि मतलब हर एक से आप कुछ ना कुछ ले सको, है ना। और सबसे पहली बात है कि मैं बतौर एक पर्सनालिटी भी कह सकती हूँ कि मैं दूसरे को स्पेशल ज़रूर फील करवाती हूँ, तो उससे फिर एक जो जुड़ाव होता है ना इंसान का इंसान से, वो जुड़ता है। अब एक्टिंग के तौर पर कहूँ तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है, जो बहुत कम लोगों में होती है। अच्छा, और ये जो कॉमिक टाइमिंग है ना, ये वाला टैलेंट मेरा बहुत कम एक्सप्लोर हुआ है। थिएटर में तो बहुत हुआ, और थिएटर में लोग कहते हैं कि मेरे कॉमिक टाइमिंग गज़ब की है। मतलब मुझे कहते हुए थोड़ा सा अजीब लग रहा है, विद ऑल मॉडेस्टी आई एम सेइंग, कि ये मेरे कॉमिक टाइमिंग, और शायद इसकी वजह मेरा म्यूज़िक भी है, कि आपको लय और ताल की बहुत समझ है ना। तो आप उसको, आपने एक बोला अच्छा, तो मैंने उसको उसी लय में बोल दिया, तो वो जो बीच बीच में ताल जो बीच में जाती है ना, कैसे आप उसको आप पकड़ सको, वो है। तो और कॉमेडी करते हुए मैं अपना चेहरा बिगाड़ने में मतलब कोताही नहीं करती हूँ। अच्छा, बताइए। आजकल प्रॉब्लम ये है कि आजकल आप कॉमेडी भी करते हो तो मेरा चेहरा तो नहीं बिगड़ रहा, ये तो खैर ये वो सच्चाई वाली बात आ जाती है कि इंसान को सच होना चाहिए, सच जानना चाहिए, और सच ही पेश करना चाहिए, है ना। तो अगर आप कर रहे तो फिर आपको वो करना ही पड़ेगा। अरे बाप रे, ऐसे किया तो आपको करना ही पड़ेगा ना। कह रही हैं कि आई थिंक आई एम अ गुड एक्टर। नहीं भाई, ऐसा मत करिए दी, आप ऐसे मत बोलिए। आप बाकायदा बहुत हमने आपको एडमायर किया है जीवन में, आपके इतने सारे कामों को देखा है, आपको गाते सुना है। तुमने गाना सुना मुझसे? हाँ, अरे गाना सुना, गाना है हमारे पास, सुनाते हैं आपको। और हम जरूर कहना चाहेंगे नूतन दी, आप वो रोशनी है जो जिंदगी में आगे हमारा रास्ता रोशन कर रही है। हम लोगों को बहुत हिम्मत मिली आपको जी, और इस सब के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों, मिलते रहेंगे और गैंग मेंबर्स के साथ। यस। बाय।
बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरे से धड़कने हैं, बावरी है सांसें, बावरे से करवटों से निंदिया दूर भागे, बावरे से नैन चाहे बावरे झरोखों से, बावरे नजारों को तकना, बावरा मन देखने चला एक सपना। बावरे से इस जहां में बावरा एक साथ हो, इस सयानी भीड़ में बस हाथों में तेरा हाथ हो, बावरे से धुन हो कोई बावरा एक राग हो बावरे से धुन हो कोई बावरा एक राग हो, बावरे से पैर चाहे बावरे तरानों के, बावरे से बोल पे थिरकना, बावरा मन देखने चला एक सपना।